पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करना है, ये वीडियो जो है अपना पूरा का पूरा कोलिजन के बेस पे होता है, ठीक है, या फिर अपन इसको इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन पूरा का पूरा कोलिजन का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और ये कोलिजन होता कैसे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या सिर्फ एक टकराने को ही कोलिजन बोलते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से जानेंगे, डीपली पढ़ने वाले हैं। तो यार बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कोलिजन का डेफिनेशन, ठीक है। इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ड्यूरिंग वेरी स्मॉल ड्यूरेशन इन विच दे एक्सर्ट रिलेटिवली लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर। मतलब क्या, मतलब एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है, टकरा है, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, उसी को क्या बोलेंगे, कोलिजन बोलेंगे। अच्छा ठीक है, उसको कोलिजन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अपन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे देख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने पास एक है स्कूटी वाली दीदी जो कि नया नया स्कूटी सीखी है, ठीक है। मान लेते हैं ये दीदी है और ये स्कूटी है डब्बा, ठीक है, नया नया स्कूटी सीखी है। यहाँ पे तुम चल रहे हो, गलती तुम्हारी बिल्कुल होगी अगर वो दीदी तुमको ठोकेगी, गलती इसकी होगी, तुम्हारी होगी। क्यों? क्योंकि दीदी को तो स्कूटी अच्छे से चलानी आती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दीदी ने तुमको ठोक दिया, स्कूटी वाली दीदी ने तुमको ठोक दिया। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि तुरंत जैसे ही ठोका, मान लेते हैं क्लैश हो गया तुम दोनों का यहाँ पे, तो क्या हुआ वहाँ पे कोलिजन हुआ। कैसे हुआ? जैसे ही तुम दोनों टकराए तो एक शॉर्ट इंटरवल के टाइम के लिए तुम दोनों टकराए हो, ठीक है। शॉर्ट इंटरवल का टाइम मतलब क्या, मतलब आई वो ठोक दी, लेकिन तो थोड़े से टाइम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। क्यों डैमेज हुआ? क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम शेयर हुआ और एनर्जी शेयर हुई, और जहाँ एनर्जी शेयर होंगी वहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा। अच्छा, मतलब टकराने के बाद एनर्जी शेयर भी होनी चाहिए, मोमेंटम शेयर भी होना चाहिए, क्या उसे ही कोलिजन बोलेंगे? हाँ। तो स्कूटी वाली दीदी का जो एनर्जी था वो तुमको मिल गया, लेकिन वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होने के कारण से तुम्हारी बॉडी डैमेज हो गई। तो ये हुआ पूरा का पूरा कोलिजन, ठीक है। अब कोलिजन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि होता क्या क्या चीज़ है और कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है दीज फोर्सेज आर सो लार्ज। बताया ना, स्कूटी वाली दीदी आएगी और ठोक के चले जाएगी, ठीक। तो दीज फोर्सेज आर सो लार्ज एज कंपेयर टू अदर फोर्सेज। ये जो है बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स होता है, क्योंकि ये एकदम शॉर्ट इंटरवल के टाइम के लिए ही पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स हो जाता है ये, ठीक। टू अदर एक्सटर्नल फोर्सेज, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स में, ठीक है, इन सब फोर्सेज से बहुत बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स होता है ये सब, ठीक है। एक्टिंग ऑन पार्टिकल द ड्यूरेशन ऑफ इंटरेक्शन इज वेरी स्मॉल। बताया ना, स्कूटी वाली दीदी आएगी, बहुत छोटे से टाइम के लिए तुमको ठोक के निकल जाएगी, गलती किसकी होगी, तुम्हारी, हाँ तुम्हारी, ठीक। अब जो है अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ड्यूरिंग कोलिजन टू पार्टिकल्स मे और मे नॉट टच फिजिकली, दे इंटरेक्ट फॉर शॉर्ट टाइम एक्सचेंज देयर एनर्जी। मतलब क्या, मतलब जब कोलिजन होगा तो वो दो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को छू भी सकते हैं और नहीं भी छू सकते हैं। नहीं छुएंगे तो कोलिजन कैसे होगा, है ना। तो छूना ज़रूरी है, हाँ, लेकिन नहीं छूने से भी एक कंडीशन होता है जहाँ कोलिजन होता है। ये कौन सा कंडीशन आ गया, तो चलो बताता हूँ। तो तुम सब भैया 11वीं में रदरफोर्ड का मॉडल तो पढ़े होगे, है ना। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करता है वो। उसमें क्या होता है कि ये मान लेते हैं एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ से जो है एक अल्फा पार्टिकल आता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल आता है, लेकिन इस न्यूक्लियस को टच नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है, तो ये सीधा जाते रहता है, ये टेढ़ा निकल जाता है ऐसे करके, ठीक है। क्यों टेढ़ा निकल जाता है? क्योंकि इनके बीच का रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। टेढ़ा निकलता है ना जो, वो भी कोलिजन ही कहलाएगा, भले ही वो एक दूसरे को टच ना किए हो। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक प्रकार का कोलिजन, ठीक है। वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में जो है ना, ऐसे अल्फा पार्टिकल आता है, ऐसे करके ऐसे अल्फा पार्टिकल आता है, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, टच नहीं कर पाएगा रिपल्शन फोर्स के कारण, कि ऐसे निकल जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होता है, ऐसे निकल जाता है, टच नहीं कर पाता, ऐसे निकल जाता है, ठीक है। उसको भी क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। तो अब समझ आया कि मे और मे नॉट भी, अगर टच नहीं भी करेगा तो भी कोलिजन एक्ट कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल कर सकता है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। Collision is redistribution of energy and total momenta. Thus law of conservation of linear momentum is very important in dealing. हाँ ठीक है, ये तो पता है, मतलब एनर्जी एक्सचेंज होंगी, लीनियर मोमेंटम एक्सचेंज होगा, लेकिन कैसे होगा अभी दिखाऊंगा, ठीक है। अब आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का कंडीशन। अगर मान लेते हैं एक बॉल v1 वेलोसिटी से जा रहा है,
ठीक है। दूसरा बॉल v2 वेलोसिटी से जा रहा है, अब v1 वेलोसिटी जो है v2 वेलोसिटी से बड़ा है, ठीक है। तब क्या होगा, होना जाना कुछ नहीं है, ये दोनों जो बॉल है ये ऐसे करके टकराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस समय इसका मान लेते हैं v2 डैश हो गया वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी हो गया v1 डैश। तो इस समय जब वो टकराएंगे ना तो v2 डैश जो है वो v1 डैश से बड़ा होगा, ठीक है। और फिर टकराने के बाद जो है मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v2 डबल डैश है और इसका वेलोसिटी v1 डबल डैश है। तो इस कंडीशन में भी जो है v2 डबल डैश जो है v1 डबल डैश से बड़ा हो जाएगा। कैसे, इसका कोई प्रूफ नहीं है क्या? देखो इसको प्रैक्टिकली बनाया गया है, तो मैं प्रूफ तो नहीं लेकिन प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ ये होता कैसे। मान लेते हैं अभी समझाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये v1 ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है। तो ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v1 है, मान लेते हैं ये रेस्ट पे ही है, ठीक है। v1 वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, मान लेते हैं v1 वेलोसिटी, ये v2 वेलोसिटी पे। अब जो है मैं इसको ऐसे मारूंगा ना तो इसका वेलोसिटी एकदम से अचानक से बढ़ जाएगा। ये जो v2 वेलोसिटी है ये अचानक से बढ़ जाएगा जबकि ये कम रहेगा। मतलब क्या, ये पार्टिकल 2 है ये वाला, ये 1 है। देखा 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 देखा, स्लोमो में देखना। हाँ, अचानक से जो है कुछ होता है, क्या होता है, ऐसे करके मारता हूँ इस पार्टिकल से तो उस दूसरे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो अचानक से बढ़ जाता है। ये बहुत स्मॉल कंडीशन है, इसमें एयर रेजिस्टेंस भी आ रहा है इसलिए एकदम डीपली नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। अब जो है अपन आगे की बात करते हैं, ठीक। In collision, the effects of external non-impulsive force such as gravity are not taken into account as due to small duration of collision। जब वो दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो उनके ऊपर कोई ग्रेविटी, कोई एयर रेजिस्टेंस, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता, ठीक है। इसी कंडीशन को जो है कोलिजन में माना जाता है, ठीक है। ये कंडीशन लिया जाता है कोलिजन में कि ऐसा ग्रेविटी वगैरह, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो नो एयर रेजिस्टेंस, नो ग्रेविटी, इसको भी याद रखना, ठीक है। ये वाला कंडीशन भी याद रखना कि दो पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे एक का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा जो आगे होगा, ठीक है। इस रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटा वाला भी याद रखना, ठीक। और ये जो फिजिकली जो है टच नहीं करते वो भी याद रखना। और ये कोलिजन का बेसिक डेफिनेशन है। होप ये कोलिजन समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो अब अपन देखने वाले हैं यार टाइप्स ऑफ कोलिजन, ठीक है। ये होता क्या है, मतलब कितने टाइप होते हैं इसके। तो देखो यार, कोलिजन के टाइप्स को जो है अपन दो टाइप में, दो मतलब दो बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। बेसिस का मतलब चलो दिखाता हूँ क्या, ठीक है। सबसे पहले कैटेगराइज कर सकते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरी तरफ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन के बेसिस पे, ठीक है, कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है उस हिसाब से, ठीक है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे। मतलब क्या, तो चलो दिखाता हूं मतलब क्या। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में दो ठोका आ जाते हैं, क्या, पहला 1D कोलिजन, या फिर इसको बोलते हैं हेड ऑन हेड कोलिजन, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है अभी इस तरफ मैं सब बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ मेरे को कैटेगराइजेशन करने दो। और हेड ऑन हेड कोलिजन, ठीक है। दूसरा आता है 2D मोशन, मतलब 2D कोलिजन, 2 डायमेंशन कोलिजन। या फिर ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं इसको, ऑब्लिक कोलिजन, ठीक। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे 3 आते हैं, क्या क्या। पहला है इलास्टिक कोलिजन, क्या होता है बताऊंगा। दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन, ये भी बताऊंगा। तीसरा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अरे दादा, परफेक्टली
इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे और ये बेसिकली डायरेक्शन के बेसिस में, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि कोलिजन के 4-5 प्रकार होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोलिजन के या तो 2 प्रकार हो सकते हैं, 1D कोलिजन, 2D कोलिजन, या तो कोलिजन के 3 प्रकार हो सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो चलो यार पहले मैं 1D कोलिजन समझाता हूँ क्या होता है। 1D कहाँ समझाओ, यहाँ समझाओ, चलो यहाँ समझा देते हैं, ठीक है। तो 1D में क्या होता है, 1D कोलिजन या हेड ऑन ए हेड कोलिजन बोल सकते हैं, चलो 1D बोल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकराया, ठीक है, मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, ये इससे टकराया, टकराने के बाद इन लोग अपना एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट किए और दोनों फिर से इधर ही चलने लगे, ठीक है। ये इससे टकराया, फिर इसी लाइन में चलने लगे, मतलब लाइन ऑफ मोशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब भी लाइन ऑफ मोशन जो है वो सेम होगा तो क्या होगा, 1D कोलिजन होगा, मोशन सेम, ठीक है। मतलब ये छोटा पार्टिकल, ये बड़ा पार्टिकल, ये पहले नहीं टकराया, ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये v2 वेलोसिटी से, ये टकराए ये दोनों, ठीक है। उसके बाद फिर से इसी लाइन ऑफ मोशन में चलने लग गए, ठीक है। लाइन ऑफ मोशन नहीं बदला। अब ये v2 वेलोसिटी से ये डैश डैश कर देते हैं, ठीक है, ऐसा हुआ, ठीक। चुपचाप एक ही लाइन में, मतलब टकराए और एक ही लाइन में बढ़ना चालू की, टकराए एक ही लाइन में, टकराए एक ही लाइन में, टकराए एक ही लाइन में, तुम समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं 2D कोलिजन की, ठीक है। तो 2D में क्या होता है खेल, बेसिकली जो है लाइन ऑफ मोशन सेम नहीं रहता। देखो लाइन ऑफ मोशन और एक होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक। ये क्या क्या चीजें होती है मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल ऐसे है और एक पार्टिकल, ये बड़ा पार्टिकल ऐसे है, ठीक है। मान लेते हैं ये पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है और ये पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। ये v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से। तो इसका लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, ये होगा, क्यों, क्योंकि वो इधर की तरफ मूव कर रहा है। और इसका लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, ये होगा, क्यों, क्योंकि वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इसका लाइन ऑफ मोशन ये होगा। अब मान लेते हैं दोनों कोलाइड किए, ये क्या है, लाइन ऑफ मोशन, जिधर की तरफ भी मूव कर रहे होंगे उसी वेलोसिटी से पैरेलल में जो है लाइन ऑफ मोशन होता है, सेंटर में बनाया जाता है। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, मान लेते हैं अब ये दोनों टकरा गए ऐसे करके, ठीक है। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो लाइन पास होगी, ठीक है, क्या बोला मैंने, एक पहले पार्टिकल के सेंटर से दूसरे पार्टिकल के सेंटर से निकलने वाली जो लाइन है वो क्या होगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, ये लाइन ऑफ मोशन, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो 2D कोलिजन में क्या होता है, ये कोलिजन का जो लाइन ऑफ मोशन है वो सेम नहीं रहता है। अच्छा तो इसका लाइन ऑफ मोशन इधर, इसका लाइन ऑफ मोशन इधर, हाँ तो लाइन ऑफ मोशन इसमें सेम नहीं रहता है। मेरे को लगा तुमको समझ आ गया, मेरे को लगा तुमको समझ आ गया। तो लाइन ऑफ मोशन क्या है, सेम नहीं है, does not सेम, ठीक है, लाइन ऑफ मोशन सेम नहीं होता है, ठीक। होप कि समझ में आ गया होगा। ये 1D कोलिजन का है, ये 2D कोलिजन का, ठीक है। अब अपने को समझना है इलास्टिक कोलिजन, अरे यार जगह ही नहीं बचा इलास्टिक, इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक के लिए। चलो इसका तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार लो, चलो मार लियोगे। अब जो है मैं समझाता हूँ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है देख लेते हैं। इलास्टिक, इलास्टिक बोलते ही जो कपड़ों में लगता है वो इलास्टिक याद आने लग जाता है ना, ऐसा ही कुछ समझ लो, ठीक। इलास्टिक कोलिजन ये है क्या चीज़,
सीधी सीधी बात करते हैं, फालतू की बकवास नहीं करते। मान लेते हैं कि मैं दो पार्टिकल्स का कोलिजन कराया, भले वो 1D कोलिजन हो 2D कोलिजन हो, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का मतलब है। मतलब क्या, मान लेते हैं मैं इधर से लाया, ये ऐसे टकरा गए लोग, ठीक है, इधर से लाया, ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है, ऐसे टकराए, ये दोनों ऐसे टकराए, मतलब ऐसे आया, ये ऐसे टकराए, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन कोई महत्व नहीं रखता इस इलास्टिक कोलिजन में। महत्व क्या रखता है कि वो अपना कोलिजन के बाद अपना शेप और साइज है वो रीगेन कर पाए कि नहीं, ठीक है। अगर वो रीगेन कर लिए अपना शेप और साइज तो वो इलास्टिक कोलिजन में आता है। जैसे कि एग्जांपल क्या दूं मैं, मान लेते हैं एक टेनिस बॉल है, ठीक है, अपन क्रिकेट खेल रहे हैं, टेनिस बॉल से ऐसा बॉलर फेंका, ठीक, क्रिकेटर मारा, तो जैसे ही वो मारा होगा तो जब वो बैट से जो बॉल लगा होगा तो वो थोड़ा सा पिचक गया होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बैट से निकला होगा तो वो वापिस अपना शेप और साइज रीगेन कर लिया होगा, हाँ, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन, जिसमें जो है दोनों बॉडीज अपना शेप और साइज रीगेन कर लेती है। तो यहाँ लिख देते हैं आफ्टर कोलिजन। इन सब चीज़ों को अपन डीपली पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ ना। आफ्टर कोलिजन दे रीगेन देयर शेप ऑफ साइज, दे रीगेन शेप एंड साइज, ठीक है। तो ये जो है शेप और साइज रीगेन कर लिए। अब जो है मैं इस इलास्टिक कोलिजन में एक चीज़ होती है, नहीं इलास्टिक कोलिजन नहीं, इन कोलिजन्स को, इस काइनेटिक एनर्जी वाले कोलिजन को डिफाइन करने के लिए एक चीज़ होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको मैं आगे बताऊंगा अभी 5-10 मिनट बाद, ठीक है पूरा। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो इलास्टिक कोलिजन के लिए जो है 1 होता है, याद रखना। ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है। याद रखना कैसे होता है वो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया इलास्टिक कोलिजन। और क्या चीज़ें होती है इलास्टिक कोलिजन में, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होता है, ठीक है। कोलाइड किए और फिर इनका मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, मान लेते हैं K1 और K2 था, दोनों का नेट काइनेटिक एनर्जी K था, ठीक है। ऐसे कोलाइड किए, फिर आगे चलने लगे, दोनों को नेट काइनेटिक एनर्जी K ही रहेगा, ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन के इक्वल रहता है, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा, ये इलास्टिक कोलिजन है। अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो आगे के लेक्चर्स में अपन इनके ऊपर एकदम डीपली बात करने वाले और फॉर्मूलाज भी निकालने वाले हैं। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप का ही समझ लो, ठीक। अब बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन के। कोलिजन इसका एग्जाम्पल क्या था, बैट और बॉल लिख लो ना। ठीक है, अब बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की। तो जैसे ही कोलिजन होता है ये अपने शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाते पूरी तरह बोला, ठीक है। बहुत तरह से रीगेन कर लेते हैं लेकिन पूरी तरह रीगेन नहीं कर पाते हैं। कैसे, मतलब मान लेते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले अपन स्कूटी वाली लड़की का एग्जांपल लिए, ठीक है। तो स्कूटी वाली दीदी जो है नया स्कूटी चलाना सीखी है, लेकिन अगर वो तुमको ठोकती है तो स्कूटी वाली दीदी की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो स्कूटी वाली दीदी मान लेते हैं ये उनका स्कूटी है, डब्बे में ये ऐसे जा रही है। अब जो है मान लेते हैं कि यहाँ कोई कार है, कार चुपचाप खड़ी है, ठीक है। कार क्या है, चुपचाप खड़ी है, ऐसे हर चीज़ को डब्बे से बना दो, ये कार है, ठीक है। कार चुपचाप खड़ी है, स्कूटी वाली दीदी अपना स्कूटी लेके जा रही है। स्कूटी वाली दीदी नया स्कूटी चलाना सीखी है और जाके सीधा कार में भिड़ा देती है।
गलती दीदी की नहीं है, गलती किसकी है? गलती कार की है, वो वहाँ पे खड़ा क्यों है, ठीक है, समझ रहे हो? गलती किसकी है? गलती कार की है, गलती दीदी की नहीं है, ठीक है। तो दीदी जाके भिड़ा दी कार के ऊपर। तो देखो इस कोलिजन में क्या हुआ कि कार का कुछ ना कुछ, जहाँ भी भिड़ाई होगी वो अपना स्कूटी, कार का कुछ ना कुछ डैमेज हुआ होगा और वो वापस से अपना डैमेज रीगेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन उसका शेप साइज सही है लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है, ठीक है। इस टाइप के कोलिजन को क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, जहां वो अपना शेप और साइज कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाता है, ठीक है। बहुत कुछ रीगेन कर लेता है लेकिन कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाता है, ठीक। तो यहां पे लिखा जाता है आफ्टर कोलिजन they can't completely regain their shape and size, ठीक है, शेप एंड साइज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, याद रखे रहना। और इसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, नहीं मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यार, हाँ ठीक है। बताऊंगा ये क्या है अभी बताऊंगा, इसके बाद ये तीनों को बता लेता हूँ उसके बाद बताऊंगा। तो ये इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। अब बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक की। परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है? मान लेते हैं कि एक जो है यहाँ पे अपन बॉक्स रखें, ठीक है, लकड़ी का बॉक्स है ये, मान लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ से अपन बुलेट चलाए, ठीक, यहाँ से अपन बुलेट चलाए। अब जो है बुलेट जो है बॉक्स में जाके घुस गया, ठीक, बुलेट जो है बॉक्स से टकराया और बॉक्स में जाके घुस गया, टकराया और जाके क्या हुआ? सीधा ब्लॉक के अंदर स्टक हो गया। तो इन सब कंडीशंस को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब आफ्टर कोलिजन ये अपना शेप और साइज किसी भी तरह से रीगेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। तो क्या लिख सकता हूं इसका मैं? आफ्टर कोलिजन can't regain shape and get stuck, ठीक है, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। यही सेम चीज जब कोई ट्रक वाला किसी बाइक वाले को उड़ाता है तो भी होता है, यही सेम चीज। इसको भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी ट्रक वाला किसी बाइक वाले को उड़ाएगा, तुम लोग देखना कि बाइक वाला पूरा ट्रक के साथ चिपक ही जाता है सीधा, एकदम से ना, उड़ा के उड़ता नहीं है सीधा, वो चिपक ही जाता है एकदम से। उसको भी इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब बाइक वाले का हालत देखना टकराएगा तो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो जाता है, ठीक है, मतलब कोई संभावना नहीं है दो बॉडी जब टकराएंगे तो वो वापस आ भी पाएंगे कि नहीं अपने शेप में, ठीक है, कोई संभावना नहीं रहती इसमें, ठीक। और इसमें भी क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बड़ा रहता है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये जो है मेरे को लगा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आने वाले लेक्चर्स में इन्हीं के ऊपर वीडियोस बनने वाले हैं और इन्हीं के जो है फॉर्मूलाज भी निकालने वाले अपन। तो होप अभी के लिए इतना ही समझ लो, ठीक है। इसका मार लो स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार अपन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। इतने देर से मैं घुमा रहा था तुम लोग को, अब फाइनली बात कर ही लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। तो इसको बेसिकली जो है अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब जो है ये चीज़ होती क्या है, चलो समझते हैं।
तो ये होता है इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए कोलिजन। ठीक है, ये जो है किसी भी बॉडी के कितना इलास्टिक है कि नहीं वो बताता है। अच्छा, ये बताता है। ये मतलब मान लेते हैं मैं ये ब्लॉक है ब्लॉक को पूछा मैं, बोल तेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, बोल तेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है। तो ये मेरे को बोला कि मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0 से 1 के बीच में। तो मेरे को पता चल गया कि ये एक इनइलास्टिक बॉडी है। वैसे ही मान लेते हैं मैं किसी टेनिस बॉल को पकड़ के पूछा बोल तेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, बोल कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, तो वो बोलेगा भाई मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। तो मेरे को पता चल जाएगा क्या, वो एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। तो इस तरह से ये चीज वर्क करती है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कोई पार्टिकल कितना इलास्टिक है या कितना वो रीगेन कर सकता है अपना जो है क्या बोलते हैं शेप और साइज आफ्टर कोलिजन। ये कौन बताता है अपने को, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कौन बताता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब कौन कितना जल्दी जो है इलास्टिक है और जितना जल्दी क्या है अपने आप को रीगेन कर सकता है अपनी बॉडी को कोलिजन के बाद। ठीक है, ये कौन बनाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इम्पल्सेस ऑफ रिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको कुछ नहीं, E इज इक्वल्स टू इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। ये क्या चीज़ है मैं अभी बताता हूँ, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय impulse of deformation, impulse of deformation। ठीक है, ठीक है, ये लो। अब इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या चीज़ है, मान लेते हैं कि यहाँ जो है अपना कोलिजन हुआ है, ये जो है ये दोनों का, ठीक है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं u1 या फिर किसका माने यार, चलो इसका u2 मान लेते हैं, इसका u1 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है दोनों टकराए, जब दोनों कोलाइड किए तब इनका वेलोसिटी v मान लेते हैं, सिर्फ v, दोनों का वेलोसिटी सेम। ठीक है, और जब वो दोनों अलग हुए फिर से, ठीक है, तो एक का वेलोसिटी मान लेते हैं v2 और एक का वेलोसिटी मान लेते हैं v1। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। तो यहाँ पे जो है रिफॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ पे, और डिफॉर्मेशन कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ पे। मतलब मान लेते हैं ये ए स्टेट है, ये बी स्टेट है और ये सी स्टेट है। तो ए स्टेट से बी स्टेट जाने में क्या हुआ है, डिफॉर्मेशन। तुम ही लोग देखो ना, डिफॉर्म हुआ है कि नहीं दोनों बॉडी। पहले ये दोनों बॉडी का लेंथ, बीच में लेंथ इतना था, जब ये दोनों टकराए तो दोनों पास पास आ गए, मतलब डिफॉर्मेशन हुआ। अरे यार मतलब क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ। तो ए से बी गए तो डिफॉर्मेशन हुआ, बी से सी आए तो रिफॉर्मेशन हुआ, मतलब फिर से फॉर्म हुआ बॉडी, फिर से वेलोसिटी चेंज हुई। तो ए से बी में क्या हुआ भैया, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। ठीक है, और बी से सी में रिफॉर्मेशन। ठीक है, ये हुआ। अब इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और ये इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है, ठीक है चलो पता लगाते हैं। इम्पल्स पहले पता लगाते हैं डिफॉर्मेशन का। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन का इम्पल्स क्या होगा। तो इम्पल्स जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से अपन के पास इम्पल्स का एक फॉर्मूला आता है, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, जे इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, या फिर अपन पी फाइनल माइनस पी इनिशियल भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो पी फाइनल क्या चीज़ होगा, इम्पल्स का फाइनल। मान लेते डिफॉर्मेशन में जब वो पहले ये वाला बॉडी लेते हैं u2 वाला, ठीक है, तो जब वो डिफॉर्म हुआ तो कहाँ से कहाँ तक गया, फाइनल मोमेंटम कितना है, मान लेते हैं अपने पास है ये m2u2। ठीक है, क्या बोला मैंने, कहाँ गया, j इज इक्वल्स टू m2u2। ठीक है, नहीं ये तो इनिशियल हो गया, फाइनल है
इसके और इसके बीच देखना है, ए और बी के बीच। क्यों? क्योंकि वो डिफॉर्मेशन का कर रहे हैं अपन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2, तो फाइनल मोमेंटम क्या है 2 का, एम वी, m2v माइनस m2u2, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, चेंज इन इम्पल्स m2v माइनस u2। तो क्या मैं फर्स्ट मास के लिए भी निकाल सकता हूँ? हाँ, लेकिन मैं सिर्फ सेकंड मास के लिए क्यों निकाला? क्योंकि मेरे को अभी सेकंड मास का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सेकंड मास का इम्पल्स कितना हुआ, m2 इंटू वी माइनस यू। अब सेम जो है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालता हूं मैं, रिफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब मेरे को B से C में लेना है, ठीक है, m2 को, ये सेकंड वाले मास को क्या B से C वाले में देखना है रिफॉर्मेशन में। तो J इज इक्वल टू क्या होता है, P फाइनल, मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। मोमेंटम फाइनल कितना होगा इसका, m2v2 माइनस मोमेंटम इनिशियल कितना होगा इसका, m2v। तो m2 आ गया कॉमन, ये v2 माइनस v आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल्स टू इम्पल्स ऑफ डी रिफॉर्मेशन, मतलब ये m2v2 माइनस v अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन जो क्या है अपने पास, ये m2v माइनस u2, ठीक है। अब m2 से m2 कटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, v2 माइनस v अपॉन v माइनस u2। ये जो है अपने पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक फॉर्मूला अलग से निकल के आ चुका है, जो कि ये है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v अपॉन v माइनस u2, ठीक है। इसका जो है स्क्रीनशॉट मार लो, बिल्कुल एकदम तगड़े से सही फॉर्मूला है, बहुत ही है, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला बनेगा अभी, जिसको मैं डिराइव करके दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मेरा बोर्ड भर गया है। इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका मार लो स्क्रीनशॉट भैया, इसका भी मार लो, रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन का, ठीक है, इसका भी मार लेना। अब जो है मैं इसको मिटाता हूँ और आगे की कहानी बताता हूँ। एक और जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो है फॉर्मूला बनता है, उसको बताता हूँ, अभी नहीं बता सकता, लंबा चौड़ा है, ठीक है, इसीलिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ। लिए थे इस फॉर्मूला को, ठीक है। अब जो है ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना है, देखो अब क्या है कि ये देखो, ये दोनों ऐसे जुड़े, उसके बाद मिले, फिर जुदा हो गए, ठीक है। इसमें कोई भी कहीं भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, चुपचाप आए, टकराए और निकल गए, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है, हाँ लगता है। तो m1v1 इज इक्वल टू m2u2, ये होगा क्या, देखो ध्यान से सोच के, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल m1v प्लस m2v होगा क्या, क्यों? क्योंकि देखो इनिशियली u1 वेलोसिटी, m1 मास, इनिशियली u2 वेलोसिटी, m2 मास, दोनों का सम इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद फाइनली कहाँ पहुंच रहे, m1v और प्लस m2v, तो ये फाइनल मोमेंटम, और ये इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 होगा क्या, हाँ, क्योंकि ये वाला कंडीशन भी आ रहा है कि नहीं, तो ये होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से मेरे पास इस वेलोसिटी के दो जो है फॉर्मूले आ जाते हैं, क्या, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। समझ रहे हो क्या हुआ है यहाँ पे, देखो ये वाला m1u1 प्लस m2u2 ऐसी है, यहाँ से v कॉमन निकाल के m1 प्लस m2 हो जाएगा, उसको नीचे ले आएंगे, तो ये फॉर्मूला बना, ठीक है। और वही m1 प्लस m2 को मान लेते हैं इस फॉर्मूले के नीचे ले आए, तो ये बना। तो यहाँ से वेलोसिटी v के मेरे पास दो फॉर्मूले
निकल के आ गए। हाँ, कहाँ से निकल के आए? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इस v की वैल्यू को मैं इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले में डालने वाला हूँ। तो E इज इक्वल्स टू V2 माइनस, अब V के तो दो फॉर्मूले, कौन सा डालूंगा? U1 वाला कि V1 वाला? देखो ऊपर V2 है पहले, तो V1 वाला जो V वाला जो फॉर्मूला है वो डालूंगा। तो V की जगह क्या डाल दूंगा यहाँ पे? M1 V1 प्लस M2 V2 बाय M1 प्लस M2 ये डाल दूंगा अपॉन, ये हो जाएगा V। ये जो V है इसकी जगह आप कौन सा फॉर्मूला डालेंगे? देखो यहाँ U2 है तो U वाला फॉर्मूला डालूंगा। अब क्या हो जाएगा? M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, माइनस U2। ये देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब जो है क्या करना है अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो M1 प्लस M2 इधर भी ला देता हूँ और ये M1 प्लस M2 इधर भी ला दिए। U स्क्वायर नहीं है U2 है भाई, ठीक है, पूरा गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। तो अब जो है E का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा M1 प्लस M2 इंटू V2 माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन ये वाला बचेगा M1 U1 प्लस M2। ये नीचे का M1 प्लस M2 कहाँ गया? देखो यार, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये नीचे वाला और ये वाला कट जाएगा, ठीक है। होप तो इतना समझ में आता होगा तुम लोग को मेरे ख्याल से, ठीक है। तो M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस में क्या है भैया? U2 इंटू M1 प्लस M2 प्लस M2। अब देखते हैं क्या क्या कटेगा। तो देखो यहाँ M1 V2 होगा और यहाँ होगा M2 V2, ठीक। तो क्या से क्या कटा? चलो यार खोल ही देते हैं। तो ये हो जाएगा M1 V2 प्लस M2 V2 माइनस M1 V1। तुम लोग जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, माइनस M2 V2 अपॉन M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M1 U2 माइनस M2 U2। तो देखो यहाँ पे M2 V2 और ये M2 V2 कट जाएगा, ये लो, ठीक है। और यहाँ से M2 U2 और ये M2 U2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा? ऊपर बचेगा E इज इक्वल्स टू M1 इंटू इधर भी M1 इधर भी M1 कॉमन V2 माइनस V1 बचेगा अपॉन नीचे भी M1 कॉमन U1 माइनस U2 बचेगा, ठीक है। इधर भी M1 कॉमन, तो M1 से M1 कट गया। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या आ गया भाई? E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। और एक और फॉर्मूला जो इनिशियली अपन डिराइव किए थे थोड़ी देर पहले, वो क्या है? V2 माइनस V अपॉन V माइनस U2। तो भैया दो फार्मूला डिराइव कर लिए अपन, ठीक है। दोनों फार्मूला में क्या क्या चेंज होता है? मान लेते हैं यहाँ V2 माइनस V लिखा है तो यहाँ V2 माइनस V1 हो गया सेकेंड फार्मूला में, और यहाँ U1 माइनस U2 लिखा है तो यहाँ V माइनस U2 हो गया, बस, ठीक है। इसका ले लो, ये हो गया एक फार्मूला। अब ये जो है V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1 आया है, इसको क्या क्या बोलते हैं बताऊं? तो V2 माइनस V1, तो ये दोनों जो है V2 बड़ा है V1 से, दोनों सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि V2 बड़ा है तो ये ज़्यादा तेज़ी से जाएगा और V1 छोटा है तो कम तेज़ी से जाएगा, तो दोनों सेपरेट हो रहे हैं। तो इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं, सेपरेशन, ठीक है, अपॉन ये U1 माइनस U2। देखो U1 जो है U2 से बड़ा है तो U1 जो है U2 के पास आ रहा है, तो मतलब U1 जो है U2 को अप्रोच कर रहा है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का,
वेलोसिटी, मतलब यही फॉर्मूला है ये v2 माइनस v1 वाला, लेकिन इसका नाम भी पड़ गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो कोई भी दोस्त पूछेगा तो क्या बोलना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, क्या बोलना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। होप ये जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कैसे आया ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब जो है अपन इन दो क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से प्रभावित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो ये क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास m1, एक m1 मास है, ठीक है, विद स्पीड u1 स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है, कोलाइड्स विद अ लाइट स्प्रिंग अटैच्ड टू अ सेकंड ब्लॉक ऑफ मास m2, एक m2 मास है जिसके साथ स्प्रिंग लटका हुआ है, वो इधर की तरफ जा रहा है u2 वेलोसिटी से। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक व्हेन स्प्रिंग अगेन कम्स टू ओरिजिनल लेंथ। इन दोनों वेलोसिटी, इस ये जो दिख रहा है ना, इस ब्लॉक का वेलोसिटी बताना है जब ये जो स्प्रिंग है ये अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा, मतलब अपने को फाइनल वेलोसिटी बताना है, बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो ये जब इधर जाएगा तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, देख ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इधर की तरफ जो वेलोसिटी रहता है उसको नेगेटिव लेते हैं, हाँ लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1u1 माइनस m2u2। क्यों होगा माइनस, क्योंकि u2 तो इधर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो m1u1 कितना हो जाएगा, m1 कितना दिया है अपने को 2, ठीक है, तो 2 इंटू 4 माइनस m2 कितना दिया है 1 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो मेरे पास इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया है 6। ठीक है, m1u1 माइनस m2u2, सही तो लिखा हूं ना मैं, हाँ। और फाइन, एक सेकेंड, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं कि ये जब स्ट्राइक करता है उसके बाद जो है ये चुपचाप इधर की तरफ, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, ये मान लेते हैं v2 वेलोसिटी से, ये मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से चल रहा है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2v2 प्लस m1v1। अब यहाँ प्लस क्यों लगा है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, माइनस लगाने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए ये कितना हो जाएगा m2v2, m2 इंटू v2, m2 इंटू v2। देखो इसका तो वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है, और मास कितना है m2 का 1, तो 1 इंटू 2 प्लस m1 कितना है 2 इंटू ये v निकालना है अपने को। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, कुछ गलत किए क्या, एक सेकंड, ये v2 भी नहीं पता है अपने को, ये v1 भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये पता है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल के इक्वल होता है, तो इससे क्या हो जाएगा v2 प्लस 2v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, तो एक ही इक्वेशन है। देखो दो वेरिएबल्स दिए होंगे या फिर दो अनडिफाइंड चीज दिए होंगी और एक ही इक्वेशन दिया होगा तो नहीं सॉल्व होता वो। ठीक है, दो अनडिफाइंड या दो कांस्टेंट्स दिए हैं, उनके वैल्यू चाहिए तो दो इक्वेशन चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। ठीक है, तो v2 और v1 तो नहीं पता, तो v2 माइनस v1 चुपचाप छोड़ देंगे अपन। u2 कितना है भैया, u2 अपने दिया है 2 माइनस ऑफ 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी, ये u1 माइनस u2 होता है, वही तो मैं बोलूँ तभी तो, हाँ ये वैल्यू सही डाली है, ये सही गलत डाला था, तो u1 माइनस u2 होता है, तो ये हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देखो ये स्प्रिंग इधर गया
उसके बाद वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। मतलब क्या ये इलास्टिक है? हाँ, स्प्रिंग इलास्टिक है परफेक्टली। तो E इज इक्वल टू 1 होगा क्या? ठीक है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक E इज इक्वल टू 1 फॉर इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि दोनों अपना जो है नेचुरल शेप और साइज गेन कर लिया, तो ये 1 हो गया। तो ये आ गया V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन भी आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ये 1 को और ये 2 को, तो तुम लोग को मिलेगा क्या? तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, V2 इज इक्वल टू 6 मिलेगा और V1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, हाँ सॉल्व करके देख चुका हूँ पहले इसको। ठीक है, अब जो है अपन इसकी बात करते हैं। A ball is projected from a ground at same angle with restitution between ball and ground। ठीक है, बॉल और ग्राउंड के बीच कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है E। लेट ABC रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, फाइंड ABC इन टर्म्स ऑफ E। तो देखो भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो है इन सब कंडीशन में क्या फॉर्मूला होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता था? 2uy बाय जी। हॉरिजॉन्टल रेंज का होता था uy स्क्वायर बाय 2g और क्या, और रेंज होता था एक, हाँ रेंज का फॉर्मूला होता था, क्या होता था यार? रेंज का फॉर्मूला क्या होता था? एक सेकेंड, ये तो 2y, हाँ 2uy ux बाय जी, हाँ ये फॉर्मूला होता था रेंज का। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं एक सेकेंड यार, मैं कुछ तो गलत लिखा हूँ शायद। हाँ ये रेंज है, ये हाइट है यार, ये हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं, ये हाइट है, ये टाइम है और ये रेंज। अपनी कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं अब तुम लोग को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। क्या? अगर कोई ग्राउंड है ऐसे करके और कोई जो है बॉल है, इधर इसका uy वेलोसिटी है, नहीं uy नीचे रहेगा क्योंकि नीचे मूव कर रहा है ना, इधर uy है और इधर ux है इनिशियली। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन अगर इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, तो आफ्टर कोलिजन ये टकराने के बाद क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। ये ux का ux ही रहेगा, मतलब ux का vx हो जाएगा या फिर ux का ux ही रहेगा, लेकिन इस uy की जगह क्या हो जाएगा? e टाइम्स ऑफ uy हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो y वाली वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, कितने टाइम्स? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टाइम्स। तो टाइम पीरियड का जो रेशियो है T1 बाय T2 करूँगा तो g तो कांस्टेंट कट जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास uy1 अपॉन uy2। मतलब क्या? u नहीं इनिशियल नहीं, फाइनल vy2 vy1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड कब? जब इनिशियली बिफोर कोलिजन, और ये T2 क्या है? टाइम पीरियड आफ्टर कोलिजन। तो uy1 क्या हो जाएगा? ये तो इतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ vy1 जो है वो e टाइम्स ऑफ uy हो जाएगा, तो e टाइम्स ऑफ uy, तो यहाँ से ये uy से ये uy कट जाएगा और ये 1y e हो जाएगा। समझ गए क्या बोला मैंने? अगर uy ऐसे टकराने वाला होगा और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो ऊपर जाएगा जो uy वाला कंपोनेंट होगा वो e टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का रेशियो हो गया। और अपने को क्या निकालना है? टाइम पीरियड, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला है ये 2uy ux बाय जी, ये पहले वाले के लिए बिफोर कोलिजन, अपॉन हॉरिजॉन्टल रेंज 2, ये आफ्टर कोलिजन वाले के लिए 2vy vx बाय जी। अब देखिए ux इज इक्वल टू है vx और जो है vy इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ uy। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, अब इसको पुट कर देंगे अपन। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज 1 बाय हॉरिजॉन्टल रेंज 2 क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा 2 से 2 भी कट जाएगा ये भी मेरे ख्याल से 1/e ही आ जाएगा। कैसे, यहाँ वी वाई है, यहाँ यू वाई है, तो यू वाई बाई ई टाइम्स ऑफ यू वाई, तो यू वाई कट गया, 1/e बचा। ठीक है, अब बोले तो मैक्सिमम हाइट का, तो h1 बिफोर कोलिजन बाय आफ्टर कोलिजन, तो यहाँ क्या दिया है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो टकराने के बाद है ई वाई हो जाता है, तो ई यू वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो ई स्क्वायर यू स्क्वायर, तो यू वाई का स्क्वायर कैंसिल, और ये 1/e स्क्वायर आएगा। तो ऐसे जो है इन तीनों का रेशियो आएगा। होप ये दोनों समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं, इन सब का ले लो अभी स्क्रीनशॉट, मैं इन सबको मिटा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो। तो अब अपन बात करते हैं इन दो एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, तो इस एग्जांपल में क्या होता है, अ मूविंग ब्लॉक हैविंग अ मास m कोलाइड्स विद स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m, मतलब एक मास है m, एक मास है 4m। ठीक है, ये जो है इसके साथ अच्छा छोटा बड़े के साथ कोलाइड कर रहा है, तो लाइटर ब्लॉक कम्स टू अ शॉर्टर कोलिजन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी है v, देन वैल्यू ऑफ e इज, ठीक है, देखो ये इससे कोलाइड करता है हैविंग मास 4m, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू अ शॉर्टर कोलिजन। देखो कोलाइड करने के बाद अब ये रेस्ट पे आ गया, इसका वेलोसिटी 0 हो गया, और ये 4m वाला जो है मूव करने लग गया किसी v डैश वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ये हो रहा है। अब जब अपने को बताना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है इनके बीच, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला है v2 v1 अपॉन u1 u2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन अपने पास ये जो v2 है ये नहीं है। ठीक है, v1 क्या है 0 दिया हुआ है, u1 क्या है v दिया हुआ है, u2 क्या है 0 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये 4 है, मतलब v2 नहीं है, तो v2 पहले निकालते हैं। तो बाय कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है mv प्लस 4m इंटू 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है m इंटू 0 प्लस 4mv डैश। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा mv इज इक्वल टू 4mv डैश, तो m से m गया, तो v डैश इज इक्वल टू v/4 हो गया, है कि नहीं, अब क्या है v डैश मेरे को मिल गया, यही मेरा क्या है v2 है, मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, तो e इज इक्वल टू v2 दैट इज ये v स्क्वायर हो गया, ये v2 दैट इज v/4 माइनस v1 क्या है ये वाला आफ्टर वाला, ये 0 है, अपॉन u1 इनिशियल मतलब v हो जाएगा, माइनस u2 इनिशियल 0, तो e क्या हो जाएगा v/4 इंटू v, तो v से v गया 1/4 दैट इज 0.25। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है 0.25, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। A body moving with velocity 2 मीटर पर सेकंड collide head on with another stationary of double m। अच्छा, एक मास m है, एक है 2 है। ठीक है, if coefficient of अच्छा e पहले से ही दे दी है इसमें 0.5, और क्या दिया है वेलोसिटी इसका दिया है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, if coefficient of restitution then velocity after collision is, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, इन सब का जो है वेलोसिटी, इन दोनों का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, तो मान लेते हैं ये ऐसे हुआ, उसके बाद ये दोनों कोलाइड किए, अब मान लेता हूं मैं कि ये जो है v1 डैश वेलोसिटी से जा रहा है और ये v2 डैश वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई कुछ रेस्ट में नहीं आया है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, दोनों का वेलोसिटी पूछा है आफ्टर कोलिजन, और मेरे को क्या दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5, तो E इज इक्वल टू क्या होगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, तो यहाँ v2 क्या है v2 डैश है, यहाँ v1 क्या है v1 डैश है, u1 क्या है 2 दिया है, और u2 क्या है ये है रेस्ट पे तो 0, तो ये 0.5 इज इक्वल्स टू v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन u1 माइनस u2, तो u1 कितना है भैया 2 और u2 कितना है 0, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो v2 डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस v1 डैश हो
ठीक है, ये हो गया। अब जो है ये तो एक ही इक्वेशन है और यहाँ दो कांस्टेंट दिए हुए, अपन v1 डैश और v2 डैश को कैसे निकालेगा वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m1 मतलब m इंटू u मतलब 2 प्लस 2m इंटू 0 प्लस m v1 डैश प्लस 2m v2 डैश, ठीक है। 2m इज इक्वल टू m v1 डैश प्लस 2m v2 डैश, m कट गया, ठीक है। तो यहाँ बचा 2 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस 2 v2 डैश। अब v2 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस 2 v1 डैश। तो ये हो जाएगा, ये जो 2 है यहाँ आ जाएगा, तो 3v1 डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो v1 डैश इज इक्वल टू भी 0। तो v1 डैश 0 हो गया, तो यहाँ पे इसमें अगर v1 डैश 0 डाल तो v2 डैश क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब v1 डैश 0 मतलब क्या, ये फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है ये कोलिजन के बाद रेस्ट पे आ जा रहा है, अच्छा। और v2 डैश क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड से उधर जाते जा रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है अपने को, जब भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा अपने को क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके बाद वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला, दोनों को मिला देना, क्वेश्चन बन जाएगा। होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं था लेकिन फिर भी बहुत नॉलेजेबल था, होप ये सही लगा होगा। अब मिलेंगे अपन अपने अगले लेक्चर में, बाय बाय।